हेलो एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। हमारे डेली आंसर राइटिंग इनिशिएटिव में आज हम पहुंच चुके हैं डे 47 पर। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक क्या है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं। तो द सेगमेंट ऑफ द सिलेबस दैट वी हैव टू डील टुडे इज रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सार्क, नेफ्टा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सार्क। और इस टॉपिक का मतलब क्या है, रीजनलाइजेशन क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये समझते हैं। देखिए, पूरी दुनिया है, ठीक है, और उस दुनिया में अलग अलग, जैसे हमने कल भी बात करी थी, जैसे एक है आपका लेटिन अमेरिका हो गया, ठीक है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, फिर साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, मिडल ईस्ट है, यूरोप है। ठीक, तो ये अलग अलग रीजन्स हैं दुनिया में। ठीक है, और इन चीजों की हमें स्टडी करनी है। रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एक चीज होती है मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म, तो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट्स ये अपने जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी सबसे बड़ी करेंसी है मल्टीलेटरलिज्म। इसका ये मतलब है कि दुनिया भर के जो अलग अलग देश हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, जैसे जो WTO है, जो यूनाइटेड नेशंस है, जो WHO है, ये सब एग्जांपल्स हैं मल्टीलेटरलिज्म के। डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर इंटरेक्टिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एक जगह पर। ठीक है, ट्रेड के लिए WTO में, सिक्योरिटी के लिए UN में, हेल्थ के लिए WHO में, और चीजों के लिए कोई और डेलिब्रेशंस करनी है तो UN में। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीलेटरलिज्म। और थोड़ा सा फर्क समझने की कोशिश करिए रीजनलिज्म में, रीजनलाइजेशन में और मल्टीलेटरलिज्म में। ये दोनों थोड़े से अलग हैं एक दूसरे से। मल्टीलेटरलिज्म में दुनिया भर की कंट्रीज आकर एक प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं। रीजनलाइजेशन में क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि दुनिया अलग अलग धड़ों में बटी हुई है। साउथ ईस्ट एशिया एक रीजन है, साउथ एशिया एक रीजन है, यूरोप अलग रीजन है, अफ्रीका अलग है, लैटिन अमेरिका अलग है, नॉर्थ अमेरिका अलग है, साउथ अमेरिका अलग है। ठीक है, तो यहाँ की जब कंट्रीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जैसे मान लो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, वो सार्क बनाकर आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो ये रीजनलाइजेशन का एग्जाम्पल है। यूरोप की कंट्रीज यूरोपियन यूनियन बना रखा है, तो ये रीजनलाइजेशन है। साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज ने आसियान बना रखा है, ये रीजनलाइजेशन है। ठीक है, लेटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका के, उन्होंने मर्कसुर बना रखा है, जिसमें ब्राजील, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, पैराग्वे, यूरुग्वे, ये सब हैं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं रीजनलाइजेशन और इसको बोलते हैं मल्टीलेटरलिज्म। ये चीज थोड़ी सी आपको समझानी जरूरी थी बिफोर वी बिगिन आंसरिंग आज के क्वेश्चन। तो पहला सवाल है, सार्क वॉज डेवलप्ड। अब सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। की रीजनल कॉपरेशन, जो प्रांतीय है, जो ये एरिया है ना साउथ एशिया, यहाँ पे कॉपरेशन के लिए हम एक एसोसिएशन बना रहे हैं। साउथ एशिया की एक एसोसिएशन है रीजनल कॉपरेशन के लिए। ठीक है, तो इट वॉज डेवलप्ड टू इमिटेट द सक्सेसेस ऑफ आसियान। अब आसियान क्या है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की। तो आसियान ने सक्सेस हासिल करी खूब, ये हम आगे देखेंगे कैसे क्या। तो उस सक्सेस को इमिटेट करने के लिए सार्क बनाया गया। However, it fell off the cliff with no substantial successes. In this regard, discuss the ways of revival of SARC to change as an integrating force in South Asia. काफी कुछ पूछ लिया इस सवाल में, 15 नंबर का है। एक तो उन्होंने पूछा कि सार्क को डेवलप किया गया था आसियान की सक्सेस को इमिटेट करने के लिए, तो हल्का सा मेंशन करना पड़ेगा कि आसियान की सक्सेस क्या है। ठीक है, फिर सार्क के बारे में बताओ कि सार्क क्या है, फिर ये बताओ कि हाउ इट फेल ऑफ द क्लिफ, क्यों नहीं हुई कोई भी सक्सेस इसकी। ठीक है, और फिर ये बताओ कि इसको रिवाइव कैसे किया जाए, क्योंकि इट कैन प्रूव एज अ इंटीग्रेटिंग फोर्स इन साउथ एशिया। दुनिया भर के जो अलग अलग रीजन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं। साउथ ईस्ट एशिया को रिप्रेजेंट आसियान कर देता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, यूरोप को यूरोपियन यूनियन इतने शानदार तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और कंट्रीज को कर रहे हैं। साउथ एशिया के लिए कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो उसे रिप्रेजेंट कर पाए एज अ कलेक्टिव ग्रुप ऑफ कंट्रीज।
तो सार्क को रिवाइव करना इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं, लेट अस स्टार्ट विद द आंसर। इंट्रोडक्शन देखें तो, क्योंकि सारा सवाल किसके बारे में, सारा सवाल तो साउथ एशिया पे घूम रहा है। यहाँ पे इनका फोकस सार्क भी नहीं है, यहाँ पे इनका फोकस आसियान भी नहीं है। इनका फोकस ये है कि साउथ एशिया के लिए हमें एक इंटीग्रेटिंग फोर्स चाहिए। तो साउथ एशिया इज द मेन इश्यू। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस करते हुए आप अपनी इंट्रोडक्शन बनाएंगे। तो आप कहेंगे कि साउथ एशिया 7 स्टेट्स का एक ग्रुप है। ठीक है, मतलब 7 स्टेट्स मिलके उन्हें हम साउथ एशिया कह देते हैं, कंट्रीज आपको मालूम है। एंड दे रिप्रेजेंट 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। साउथ एशिया इतना पॉपुलस है ये रीजन, तो इसकी सिग्निफिकेंस इस चीज से भी बढ़ जाती है। प्लस यहाँ पर बहुत ही कम इंट्रा रीजनल ट्रेड है, मतलब साउथ एशियन कंट्रीज का आपस में जो ट्रेड है, इंडिया का पाकिस्तान से, इंडिया का बांग्लादेश से, बांग्लादेश का नेपाल से, नेपाल का भूटान से, श्रीलंका से, ये ट्रेड बहुत ही लो है। इंट्रा रीजनल ट्रेड बहुत ही लो है। तो ये तो आपकी हो जाएगी एक पेस सेटिंग इंट्रोडक्शन। आपने यहाँ से आंसर की पेस सेट कर दी, आपने बता दिया देखो जी ये है साउथ एशिया, इतने यहाँ की पॉपुलेशन है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और दुख दुख की बात ये है कि यहाँ पे इंट्रा रीजनल ट्रेड बहुत लो हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन दी। अब आप आ जाएंगे आंसर की बॉडी पे। तो वहां पे आप बताएंगे हल्का सा आसियान के बारे में। देखिए आसियान क्या है, साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं, इसमें 10 नेशंस आते हैं, इनका एक ग्रुप है। ठीक है, और इस ग्रुप ने शानदार सक्सेस दिखाई है। आप इसी चीज से अंदाजा लगाइए कि हम कभी नहीं बोलते इंडोनेशिया ने ये बोला, मलेशिया ये कह रहा है, थाईलैंड ये कह रहा है, ब्रुनई ये कह रहा है, कंबोडिया ये कह रहा है। हम बोलते हैं एक आवाज है दुनिया में, आशियान। आशियान का ये व्यू है। ठीक है, आशियान ने ऐसा बोला। तो आप ये देखिए कि कितनी तगड़ी एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। 10 कंट्रीज आर इन्वॉल्व, और उनको अकेले शायद उन कंट्रीज को कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, इतना उनको वैल्यू नहीं देते। इंडो पैसिफिक की बात होती है तो आसियान का जिक्र किए बिना बात हो ही नहीं सकती है। पर वैसे अगर ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो हम कहाँ मेंशन करते कि इंडोनेशिया ऐसा बोल रहा है, मलेशिया ऐसा बोल रहा है। दे आर स्मॉल countries, small island nations, most of them. But it is because they have collectively organized themselves under this organization, regional organization, ASEAN. तो उनका बहुत तगड़ी एक रिप्रेजेंटेशन बन जाती है ग्लोबल मैप पे। ये तो बात सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की है। इसके अलावा देखो इनका जो आपस में ट्रेड है, इट इज अराउंड 35% ऑफ द ट्रेड। जो टोटल ये कंट्रीज ट्रेड करती हैं उसका 35% इनका इंटर रीजनल ट्रेड है, आपस में ये इतना ट्रेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी है, पॉवर्टी से अपने लोगों को बाहर निकाला है, ट्रेड बहुत अच्छा करते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स पे आसियान ने जबरदस्त, जिसे कहते हैं वो, सफलता हासिल करी है। इसलिए इट इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बने तो कैसी बने, आसियान जैसी बने। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इंडिया ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी निकाली थी। ठीक है, कि आसियान में इतनी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। और आसियान को रेप्लिकेट करने के लिए बना सार्क 1985 में। तो यही अपने साउथ एशियन नेशंस के बीच में। अब सार्क में क्या है कि सोचा तो ये गया था कि हम ट्रेड करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, अपने लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालेंगे, सपने बहुत ही सुहाने देखे गए। पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम, सक्सेस थोड़ी बहुत हल्की सी। साउथ एशिया की एक यूनिवर्सिटी बनाई अंडर सार्क सैटेलाइट की बात हो रही है। ठीक है, बट वो चीजें कुछ ज्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि असेंशियली सार्क एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फेल हुआ है। फेल क्यों हुआ है, आप यहाँ से देखिए, ये जो कंट्रीज आपस में जो ट्रेड करते हैं, दैट इज जस्ट 5% ऑफ देयर टोटल ट्रेड। ठीक है, तो इसी से अंदाजा लग जाता है कि कितने बुरे हालात हैं। क्यों है ऐसा, क्यों नहीं सार्क एक सक्सेसफुल हो पा रहा है? एक तो देखो रीजन ऐसा है, ये साउथ एशिया, इंडिया और पाकिस्तान दो बड़ी कंट्रीज हैं इसमें। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिफ्ट्स हैं। और वो बोलते हैं सी राजा मोहन जी बोलते हैं कि पाकिस्तान इज द कैमल इन द कैरावान ऑफ सार्क विच हैज स्लोड इट डाउन। कैमल इन द कैरावान ऑफ सार्क, की जो सार्क
का कैरावान है उसमें सबसे स्लो, उसको स्लो कौन कर रहा है? पाकिस्तान स्लो कर रहा है। पाकिस्तान ने जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हम बोलते हैं कि वो इंडिया में भेज रहा था, तो इंडिया ने तब से बोला कि हम तो नहीं करेंगे आपके साथ सार्क की मीटिंग। तो अब उस वजह से एकदम ठंडे बस्ते में चला गया है सार्क, मीटिंग ही नहीं हो रही है। ठीक है, एक तो ये इशू है। तो इंडिया पाकिस्तान की एनिमिटी जो है, इंडिया पाकिस्तान की जो रिलेशंस है, ऐसा कहीं पे भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में नहीं है। कोई दो देश एक दूसरे के इतने कट्टर दुश्मन या ऐसी एनिमिटी नहीं है, ऐसे टेररिज्म वाले इश्यूज नहीं है जो हमारे यहाँ है पाकिस्तान के साथ। ठीक है, दूसरा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। जब ऐसे इश्यूज हो जाएंगे तो पाकिस्तान भी नहीं ज्यादा पॉलिटिकल विल दिखा रहा, इंडिया भी नहीं दिखा रहा, और बाकी कंट्रीज कहाँ से मोटिवेट होंगे कुछ करने के लिए? बाकी स्मॉल कंट्रीज हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है। फिर इंडिया का परसेप्शन ऐसा है कि वो बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखाता है, मतलब जो छोटे नेशंस हैं वो ये परसीव करते हैं कि इंडिया एक बिग ब्रदर एटीट्यूड दिखा रहा है साथ में, मतलब कि अपना अपनी बात मनवाना चाहता है, अपने तौर तरीकों से चीजें करना चाहता है। तो ये चीज आसियान में नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, उसके बाद है सेम काइंड ऑफ गुड्स। अब ये एक इशू है, साउथ एशिया एकदम ऑलमोस्ट सेम सी ज्योग्राफी है सारे ही, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, सेम सी ज्योग्राफी है। तो उस वजह से एक तरीके की ही चीजें उगती हैं, एक तरीके की ही एग्रीकल्चर होता है, और सेम गुड्स ही हम बना रहे हैं। वहां वो भी गन्ना उगा रहे हैं, हम भी गन्ना उगा रहे हैं, वो भी जूट उगा रहे हैं, हम भी जूट उगा रहे हैं। ठीक है, उनके यहाँ भी फिशरी हो रही है, हमारे यहाँ भी फिशरी हो रही है। तो एक जैसे जब गुड्स होंगी तो ट्रेड का ज्यादा स्कोप बचता नहीं है। वो क्या भेजेंगे इधर उधर? वो फिश भेजेंगे, हमारे यहाँ खूब है। ठीक है, वो हम शुगर केन उनको वहां भेजेंगे, उनके पास खूब है। तो जब गुड्स एक तरीके की बन रही, आप वैसे भी देखो ना, एक मार्केट में आप जाओगे तो वहां पे हर कोई एक जैसी सी गुड्स ही लेके आ रहा है, सबके पास है। मेरे घर में खूब सारा चावल है, तो मैं किसी और से क्यों चावल लूंगी? राइट। तो ये भी एक इशू है कि ज्योग्राफी बहुत ज्यादा सिमिलर है और एक तरीके की ही चीजें होती हैं, तो ट्रेड हैम्पर होता है, ट्रेड कम है। उसके बाद मिसट्रस्ट काफी है, ऑलमोस्ट सबके, मतलब बाउंड्री इश्यूज हैं। इंडिया के बांग्लादेश के साथ भी थे, पाकिस्तान के साथ भी हैं, फिर हमारे नेपाल, भूटान और इन सब के भी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी इश्यूज चलते रहते हैं, जो तमिल इशू है, फिशरमैन इशू है। तो बाउंड्री इश्यूज हैं और भी काफी कन्फ्लिक्ट्स हैं। इन सब चीजों के कारण सार्क हैज नॉट बीन एबल टू अचीव इट्स सक्सेस, जो मैंडेट की गई थी, जो सोचा गया था। और इससे रीजनलिज्म, अभी क्या है, दुनिया भर में रीजनलिज्म का ट्रेंड है। जैसे मैंने आपको बताया, आसियान बना हुआ है, ईयू बना हुआ है, मर्कसुर है। तो इन यह साउथ एशिया में वो चीज नहीं डेवलप हो पा रही है। ठीक है, रीजनलिज्म अपने पीक पे है, रीजनलिज्म एकदम ट्रेंड में है, पर ये साउथ एशिया पीछे रह जा रहा है उस चीज से, बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज। वे फॉरवर्ड में हम क्या बोलेंगे, क्या करें? देखो, आसियान में एक चीज चलती है कि मान लो वहां पे 10 कंट्रीज हैं। ठीक है, कोई ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आते हैं या कोई वे सजेस्ट करते हैं कि चलो अब हम ये करेंगे, कोई पॉलिसी लेकर आते हैं। तो 9 कंट्रीज अगर मान गई हैं और एक कंट्री का ओपोजिंग व्यू है, तो वो 9 - 10 - 1, आसियान -1 करके 9 कंट्रीज भी उस चीज के साथ आगे बढ़ जाती हैं और कहती हैं कि ये जो एक रह गया है, ये बाद में ज्वाइन कर सकता है अगर इसे ठीक लगे, नहीं तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं। अब ये एक अच्छा तरीका है किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का, एक फ्लेक्सिबल तरीका है। तो शशि थरूर जी हैं, वो यही सजेस्ट करते हैं कि इंडिया को भी मतलब सार्क को भी ये चीज इनिशिएटिव लाना चाहिए, सार्क -1। अगर पाकिस्तान नहीं मानता है किसी इनिशिएटिव, किसी पॉलिसी के लिए, और वो बार बार हैम्पर ही कर रहा है जो भी नए आइडियाज, इनिशिएटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सार्क लाना चाह रहा है, अगर उसको पाकिस्तान हैम्पर कर रहा है, तो सार्क -1 कर लो। बोल दो उसको कि ठीक है, तुझे जब सही लगे तो ज्वाइन कर लेना, हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस बढ़ाने की बहुत जरूरत है। साउथ एशिया के लोगों का आपस में अच्छा इंटरेक्शन हो, एंड देन जब साउथ एशिया इकट्ठा हो जाएगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आसान है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कम से कम हो, और साउथ एशिया के जो वर्कर्स दुनिया भर में फैले हुए हैं, हम उनके लिए बेटर टर्म्स नेगोशिएट कर सकते हैं। साउथ एशिया के जो वर्कर्स हैं, दे आर गोइंग टू मिडल ईस्ट, ठीक है, दे आर गोइंग टू यूएस, ईयू,
इन नेशंस में जा रहे हैं, तो वी कैन नेगोशिएट फॉर बेटर टर्म्स फॉर देम ओनली व्हेन वी आर कलेक्टिव अंडर वन अम्ब्रेला सार्क। इंडिया अकेला बोलेगा, पाकिस्तान अकेला बोलेगा हमारे लोगों को अच्छा ट्रीट करो, तो उसका वेटेज कम होगा। और सार्क बड़ी इंस्टीट्यूशन बन के एक बात बोलेगी तो उसका वेटेज ज्यादा होगा। ठीक है, तो इन फेवर ऑफ दीज थिंग्स सार्क को रिवाइव करना बहुत जरूरी है। फिर एक और सपना देखा गया है कि जो ये 21वीं शताब्दी है, 21st सेंचुरी है, ये एशियन सेंचुरी है, ऐसा बोला गया है, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं एशिया के लोग। तो अगर आपको इस सपने को रियलाइज करना है तो सार्क को उसमें एक सिग्निफिकेंट रोल निभाना होगा, और सार्क रोल तभी निभाएगा जब वो खुद स्ट्रोंग होगा और उसको रिवाइव किया जाएगा। तो इट इज फॉर दिस सेक हमें सार्क को रिवाइव करना चाहिए। तो दिस इज हाउ वी डेल्ट विद दिस क्वेश्चन। हमने सारी चीजें बता दी कि आसियान की सक्सेस क्या है, फिर सार्क क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा है, और उसको क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है उसके लिए, और उसका सक्सेसफुल होना जरूरी क्यों है। वी हैव डेल्ट विद ऑल दिस। लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The prospects of increasing regionalism at the global sphere is enhancing the development of multilateralism. क्या करना है, इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करना है। बताओ, सोचो, सही है या गलत है। इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? द स्टेटमेंट इज सेइंग कि दुनिया भर में ग्लोबल स्फीयर में जो रीजनलिज्म बढ़ रहा है। रीजनलिज्म क्या होता है, अभी मैंने बताया कि अलग अलग जो रीजन्स हैं वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, आपस में ट्रेड डील्स कर रहे हैं, एफटीएस कर रहे हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, एक रीजन ग्रुपिंग्स बन रही हैं अलग अलग, और वो आपस में एक्ट कर रहे हैं। तो ये रीजनलिज्म है। ये जो बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं कि ये मल्टीलेटरलिज्म के डेवलपमेंट को इनहेंस करता है। तो स्टेटमेंट ये कह रही है, अब हमें इसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है वो मैंने बताया। देखो, आप इतना इमेजिन कर लो कि जो WTO है, यूएन है, WHO है, ठीक है, ITO है, ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग मल्टीलेटरलिज्म। यहाँ दुनिया के हर देश को, मतलब ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड हियर मल्टीलेटरलिज्म। दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। और जो मैंने बताया कि अलग अलग रीजन्स बन के आपस में डील्स कर रहे हैं, वो रीजनलिज्म है। तो ये कहना, ये पूछना ये चाह रहा है ये सवाल, क्या बढ़ती हुई रीजनलिज्म मल्टीलेटरलिज्म को भी इनहेंस करती है? तो ये चीज हमें क्रिटिकली देखनी है इस आंसर में। चलो, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, सबसे बड़ा की टर्म क्या दिख रहा है, रीजनलिज्म है, राइट? तो उसको डिफाइन कर दो, बोलो व्हाट इज रीजनलिज्म। इट इज इंटेंसिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन नेशंस इन अ ज्योग्राफिकल रीजन। किसी एक ज्योग्राफिकल रीजन के जब नेशंस आपस में पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, उनके जो आपसी रिश्ते हैं उसमें बहुत गहराई आती है, इंटेंसिफिकेशन होते हैं उनके रिश्तों का, तो उसको हम रीजनलिज्म बोल देते हैं। प्रोमिनेंट एग्जाम्पल आसियान, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल EU। दीज आर सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स ऑफ रीजनलिज्म। तो EU में देखो कितनी सारी कंट्रीज हैं। अब वो अकेले अकेले अपनी बात कहेंगे तो इतना कौन ध्यान देगा, पर EU अब एक बड़ा ब्लॉक है। EU अपने आप में इतनी चीज है कि कोई भी जो दूसरे हैं, US EU के साथ डील्स करने की सोचता है, किसी एक कंट्री की नहीं सोचता है ना। तो ये एज अ बिग ग्रुप दे हैव इमर्ज्ड। और इसमें कैसा कोऑपरेशन होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है रीजनलाइजेशन में, रीजनलिज्म में, इकोनॉमिक पॉलिटिकल कोऑपरेशन सिक्योरिटी के लिए। ठीक, तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन दी जहां हमने हल्के से रीजनलिज्म को डिफाइन कर दिया, राइट? फिर हम देखेंगे कि रीजनलिज्म में होता क्या है। देखो, इंटरलिंकेजेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। जो कंट्रीज एक ही रीजन में है, ये एक नेबरहुड है और यहाँ पे 3-4 लोग रह रहे हैं और इन्होंने मिलके एक सोसाइटी बना ली है, तो ऑब्वियसली अब इनके आपस में जो डीलिंग्स हैं, आपस में जो इंटरलिंकेज हैं, वो स्ट्रॉन्ग होंगी, है ना। कोई भी बात होगी तो ये अच्छे से उसको डिबेट कर सकेंगे, अच्छे से उस पर एक फैसला ला सकेंगे। इनके यहाँ कुछ मान लो सोसाइटी में एक टैंक बनवाना है इन्होंने, तो वो टैंक बनना अब आसान हो गया ना, क्योंकि ये 4-5 लोग एक सोसाइटी बना ली है इन्होंने, मिलके कंट्रीब्यूट करेंगे, मिलके जो भी फैसला लेना है वो लेंगे, तो थिंग्स बिकम इजी। दूसरा, इंटायर रीजन एज अ सिंगल वॉइस एट इंटरनेशनल लेवल। आप एक नेबरहुड में रह रहे हो, तो आप
5-6 लोग हो और आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, तो आपने वो सोसाइटी है उस नेबरहुड में, तो आप लोग जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास अपनी शिकायत लेकर जाएंगे, तो वो ज्यादा ध्यान से सुनेंगे आपकी बात, रेदर देन ये बंदा ए अलग जाए और बी अलग जाए अपनी शिकायत लेकर। तो इनको इतनी अटेंशन थोड़ी ना मिलेगी जितना एज अ ग्रुप आप लोग जाएंगे तो। इसी तरह जब एक रीजन अपने आप को एक आवाज में रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसकी बात ज्यादा वेटेज रखती है। क्यों बढ़ रही है रीजनलिज्म? इसके फायदे हैं। अब इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी असर्ट करती हैं कंट्रीज। क्या है कि जैसे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, अब ज्यादातर कॉलोनीज रही हैं, ये पहले कॉलोनियलिज्म का शिकार रहे हैं। अफ्रीकन नेशंस हैं, कॉलोनियलिज्म का शिकार रहे हैं। लेटिन अमेरिकन नेशंस हैं, कॉलोनियलिज्म का शिकार रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जब आपस में ही एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आती है, एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी आती है कि हम वेस्टर्न पावर्स पे या जिन्होंने हम पर जो कॉलोनियल पावर्स थी, हम उन पर डिपेंडेंट नहीं है, हमने आपस में ही एक ग्रुपिंग बना ली है। तो दैट सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी इज देयर। रीजनल टाइज स्ट्रेंथन होते हैं, तो इससे क्या हो जाता है? इससे स्टेबिलिटी आती है। आप समझे ना कि एक नेबरहुड में 5-6 लोग रह रहे हैं, उनकी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सबके सब एक दूसरे के दोस्त हैं, बातें करते हैं, मिलते रहते हैं, पार्टीज हो रही हैं। ठीक है, तो जब इनकी टाइज आपस में बहुत अच्छी हैं, तो स्टेबिलिटी रहेगी, लड़ाई दंगे नहीं होंगे। वहीं अगर ये अलग अलग हैं सब, तो पता नहीं कब किसके मन में क्या आ जाए, वो इसके यहाँ बॉम्ब फेंक दे, वो इसके यहाँ पत्थर फेंक दे, लड़ाई हो जाए। तो स्टेबिलिटी इंश्योर होती है। आप देखेंगे कि ईयू में आपस में एक स्टेबिलिटी है उस रीजन में। ठीक है, आसियान नेशंस में एक स्टेबिलिटी है, तो वहां पे आपको रिकरेंट फाइट्स, कन्फ्लिक्ट्स ये सब नहीं दिखाई देंगे। राइट, ये सब फायदे हैं रीजनलिज्म के। मार्केट एक्सपेंड होती है, ऑब्वियस है। ठीक है, एक चीज जो सिर्फ इंडोनेशिया में बन के इंडोनेशिया में ही बिक रही थी पहले, अब इंडोनेशिया में बनती है और बाकी 9 नेशंस में भी एक्सपोर्ट होती है, तो ऑब्वियसली मार्केट बढ़ गई है, तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि बेटर वॉइस हो जाती है। ईयू का हमने एग्जांपल देखा। अब ईयू को जब यूएस के साथ कोई डील करनी होती है, तो वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे होके डील कर लेता है, क्योंकि वो ईयू एज अ रीजन है। ठीक है, रेदर देन इंडिपेंडेंट कंट्रीज अलग अलग नेगोशिएट करें। आसियान का भी यही सीन है। फिर मर्कोसुर का भी यही है, जिसमें कौन है? ब्राजील, अर्जेंटीना, यूरुग्वे, पैराग्वे, वेनेजुएला, ये वहां का है, साउथ अमेरिका कंट्रीज का है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है? तो यहाँ पे आपने रीजनलिज्म बताया क्या होता है, फिर बताया कि उसके फायदे क्या हैं, फिर बताया वो बढ़ क्यों रहा है, इंक्रीज क्यों हो रहा है। अब हम मल्टीलेटरलिज्म की बात कर लेते हैं कि जब इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन होता है, उसको हम मल्टीलेटरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो वही बात है, जैसे पहले मैंने बताया था, डब्ल्यूटीओ है, यूएन है, यहाँ पे सब कंट्रीज आके, तो ईस्ट की कंट्रीज, वेस्ट की कंट्री, हर रीजन की कंट्रीज आके इंटरेक्ट करती हैं, ये मल्टीलेटरलिज्म है। सवाल ये था कि क्या मल्टी रीजनलिज्म जो बढ़ रहा है, ये मल्टीलेटरलिज्म को भी इनहेंस करेगा? तो देखो, एक तो कुछ लोगों का तो ये मत है, इसमें डिवाइडेड है व्यूज। ठीक है, कुछ लोग तो बोलते हैं कि हाँ, जब रीजनलिज्म बढ़ रहा है, तो ये कंट्रीज आपस में भी अच्छा इंटरेक्ट कर रही है, और एज अ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ये इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं, तो मल्टीलेटरलिज्म भी बढ़ रहा है। जैसे हो भी रहा था कि डब्ल्यूटीओ में आसियान भी है, ईयू भी है, तो ये लोग अपना खुद को भी अच्छा रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, प्लस मल्टीलेटरलिज्म को भी इनहेंस कर रहे हैं। राइट, तो कितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें एज ग्रुप ईयू, आसियान ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। तो हाँ, एक व्यू है जो कहता है कि रीजनलिज्म जब इनहेंस हो रहा है, तो मल्टीलेटरलिज्म उसकी नेक्स्ट स्टेज है, तो ये अच्छी ही चीज है, इसके फेवर में काम कर रही है। दूसरा व्यू ये कहता है कि नहीं, इससे अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है, कंट्रीज अपने आप में ही सिमट के रह जा रही हैं विद इन द ग्रुप, और वो इंटरनेशनल स्टेज पे आने की नहीं सोचती। इसके अलावा क्या हो जाता है कि मान लो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ने आसियान बना लिया। ठीक है, अब ये बोलेंगे कि हम आपस में जो 10 मेंबर हैं, हमारे लिए ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम एकदम बिना कुछ ड्यूटी लिए और टैक्सेस इम्पोज करे अपने एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे आराम से। पर अगर कोई नॉन आसियान मेंबर आएगा ना, जैसे मान लो इंडिया आया या यूएस आया, तो उस पे हम बहुत ज्यादा
ड्यूटीज लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। तो इससे क्या होता है कि मल्टीलेटरलिज्म का जो आइडिया है वो डिफीट होता है, कि आपने सिर्फ अपने अपने रीजन के लिए एक अच्छी पॉलिसी रख ली और बाहर वाली जो कंट्रीज हैं उनके लिए कुछ नेगेटिव चीजें ऐड कर दी हैं, उससे ट्रेड हैम्पर होता है। तो एक व्यू ये है कि रीजनलिज्म के बढ़ने से मल्टीलेटरलिज्म डिफीट हो रहा है, टेंशन डाइवर्ट हो रहा है, आपस में ही सिमट कर रह रहे हैं देश, ट्रेड डाइवर्जन हो रहा है। अब वो जो सामान पहले इंडोनेशिया यूएस में भेजता था वो बंद करके आपस में ही लगे हुए हैं सारे। ठीक है, तो ये रीजनल मार्केट पे सारा फोकस आ जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में गुड्स नहीं पहुंच पाती हैं, तो ट्रेड डाइवर्जन है। फिर ज्यादा कंपटीशन और फ्रिक्शन हो जाता है डिफरेंट ब्लॉक्स के बीच में, ईयू एज अ ब्लॉक। ये होता है ना, हम क्लासेस में देखते हैं जब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कि क्लास में अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं। अब उनकी ग्रुप्स में तो अच्छी बॉन्डिंग है खूब, एक ग्रुप की इस आपस के 5-6 लोगों की अच्छी बॉन्डिंग है, बी ग्रुप में 3 लोग हैं इनकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग है, पर ए और बी एज अ ग्रुप में लड़ाई है। ठीक है, ग्रुप वॉर जिसको हम बोलते हैं। तो यही चीज इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है कि अलग अलग जो रीजनल ग्रुप्स बने, डिफरेंट ब्लॉक्स बने, उनका बहुत ज्यादा फियर्स आपस में कंपटीशन और फ्रिक्शन हो जाए। राइट, तो इस तरीके से ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जहां ये कह रहे हैं कि नहीं, बढ़ता हुआ रीजनलिज्म जरूरी नहीं है मल्टीलेटरलिज्म को प्रमोट करे। नेक्स्ट स्टेज ऐसा हो सकता है कि रीजनलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म रीजनलिज्म की नेक्स्ट स्टेज ना हो। राइट, सो देर आर टू डिफरेंट व्यूज, उनकी हमने बात कर ली है। कंक्लूड आप कैसे करेंगे? Regionalism can be complementary और it can be competitive to multilateralism। ये हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट करे मल्टीलेटरलिज्म को, हो सकता है अलग अलग ग्रुप्स बन जाएं पर वो सब मिलकर इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा ट्रेड करें, इंटरनेशनल लेवल पे भी उनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो। तो मल्टीलेटरलिज्म कैन बी स्ट्रेंथन्ड और regionalism can be complementary to multilateralism. On the other hand, it can also be competitive। उसके रीजंस अभी हमने डिस्कस करे हैं। इट डिपेंड्स ऑन दी जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस, कैसा सिनेरियो चल रहा है उस पर बहुत चीजें डिपेंड करेंगी, बट अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि हम इंक्लूसिव प्रिंसिपल्स और इक्वालिटी मेंटेन करें। ठीक है, तो विद दिस वी हैव सिस्टमेटिकली डिस्कस्ड द टू क्वेश्चंस, और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करवा दी गई हैं, आप वहां से देख सकते हैं। एंड बिसाइड्स दैट आई होप यू आर राइटिंग द आंसर्स। थोड़े से दिन और हैं, लगे रहिए, आंसर्स लिखते रहें। Right, and then there is something that I thought we can discuss. There is a mantra, स्टोइक मंत्र है ये, ठीक है, स्टोइक फिलोसफी होती है, तो उनका एक आइडिया है, मंत्र है उनका अमोर फेटी। दिस मीन्स दैट आई लव माई लक और माई फेट, आई बिलीव इन माई फेट, विच मीन्स दैट वॉट एवर इज हैपनिंग, लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आई एम ओके विद इट, आई एम एक्सेप्टिंग दैट। ठीक है, एंड आई एम इम्प्रूविंग उसके बाद। तो जो भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, पर्सनल ग्रोथ का स्कोप होता है, वो इस मंत्र से होकर निकलता है। अगर आप हमेशा रेजिस्ट करते रहोगे ना और ब्लेम करोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे टीचर्स अच्छे नहीं मिले, मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, मुझे तो प्रीलिम्स की तैयारी करनी थी, अभी कहाँ मेंस का पढ़ रहा हूँ, आप हमेशा डाउट में या ब्लेम में रहेंगे, तो यू विल नेवर सक्सीड। आप मतलब कुछ अच्छा नहीं निकाल पाएंगे उस सिचुएशन से। अगर उस सिचुएशन से आगे बढ़ना है तो उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अब इसमें से मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। राइट, तो हैव faith and completely accept things as they are coming in your life. There are so many things going in life, people are leaving you, people are entering your life। ठीक है, there might be issues, घर पे कुछ issue होंगे, there your boss might be firing you off, there are so many things going on in life at different moments। So if we start blaming, if we start questioning मेरे साथ ही क्यों हो रहा है and all, तो there is no scope of improvement, there is no scope of success from there। इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट अहेड ऑफ दैट, तो हमेशा ये मंत्र फॉलो करें, अमोर पेटी, दैट वॉट एवर इज हैपनिंग आई एक्सेप्ट इट कम्प्लीटली, इट इज हैपनिंग नॉट टू मी बट इट इज हैपनिंग इन माई फेवर। ये बिलीफ रखो कि जो हो रहा है आपके फेवर में हो रहा है, आपको आज शायद नहीं दिख रहा है बट इट इज इन योर फेवर। नाउ यू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, इट इज अप टू यू। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात थी जो मैं शेयर करना चाहती थी। आई केम अक्रॉस इट, तो आई थॉट आई शुड शेयर।
एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप लिखते रहिए अपने आंसर्स एंड कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून टू ओनली आईएएस। थैंक यू।